क्या होगा अगर यूरोप में अगला बड़ा संकट किसी गोली की आवाज से नहीं बल्कि सीमाओं पर धीरे धीरे उभरती कंक्रीट की दीवारों से शुरू हो। नाटो के पूर्वी छोर के 3 देश ऐसे खतरे के लिए तैयारी कर रहे हैं जो अभी सामने नहीं आया है, ताकि वे चौंके नहीं। रूस और पश्चिम के बीच तनाव जारी रहते हुए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया एक विशाल रक्षा पंक्ति बना रहे हैं, जिसे किसी भी संभावित हमले को धीमा करने, रोकने और टालने के लिए डिजाइन किया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल है, वे किससे डर रहे हैं? शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। यूरोप के उत्तर पूर्वी हिस्से में अभी सब शांत है, लेकिन 3 देशों की तैयारियां लगातार जारी हैं। नाटो के छोटे छोटे देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। जब यूक्रेन में युद्ध जारी है और रूस और पश्चिम के बीच तनाव बना हुआ है, ये देश अपनी सीमाओं को बदल रहे हैं ताकि वे एक बड़े रक्षा तंत्र का हिस्सा बन सकें। बाल्टिक राज्यों के अधिकारियों के अनुसार उद्देश्य सीधा है, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी संभावित आक्रमणकारी आसानी से प्रवेश न कर सके और उनके नाटो सहयोगियों को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस तैयारी का सबसे प्रमुख प्रतीक है, जिसे ड्रैगन के दांत कहा जाता है। ये पिरामिड के आकार की कंक्रीट की बाधाएं हैं, जिन्हें बख्तरबंद वाहनों और टैंकों की गति को धीमा या रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ऐसी रक्षा प्रणाली का सैन्य उपयोग पुराना है, पर यूरोप ने आधुनिक युद्ध में भारी बख्तरबंद वाहनों की भूमिका देखकर इसकी अहमियत फिर से मानी। लातविया में 2024 में 3 बाल्टिक राज्यों के बीच हुए समझौते के बाद नई सीमा किलेबंदी परियोजना के हिस्सों का निर्माण शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर रक्षा निर्माण के लिए सरकार ने क्षेत्र अपने अधीन लिए हैं और अधिकारियों के मुताबिक जमीन मालिकों को मुआवजा दिया जा रहा है। सिर्फ लातविया ही कार्रवाई नहीं कर रहा। लिथुआनिया ने कालिनिंग्राद से सटी सीमा पर एंटी टैंक बाधाएं लगाई हैं। कालिनिंग्राद रूस का एक्सक्लेव है जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच है। लिथुआनियाई सैन्य अधिकारियों के अनुसार यह एक व्यापक इंजीनियरिंग योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की रक्षा प्रणालियों को एक ही सिस्टम में एकीकृत करना है। इस बीच एस्टोनिया में देश के पूर्वी हिस्से में बाधाएं, एंटी टैंक खाई और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी है। इसका उद्देश्य सिर्फ संभावित सैन्य वाहनों के प्रवेश को रोकना नहीं, बल्कि सीमा के मुख्य मार्गों पर नियंत्रण मजबूत करना भी है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह रणनीति केवल कंक्रीट की बाधाओं पर आधारित नहीं है। जिसे बाल्टिक रक्षा रेखा कहा जाता है, वह रक्षा की एक व्यापक अवधारणा है। रिपोर्टों और आधिकारिक बयानों के अनुसार रक्षा योजनाकारों के नजरिए से बाधाओं को किसी हमले को पूरी तरह से रोकना जरूरी नहीं है। दुश्मन की प्रगति को धीमा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक युद्ध में हर घंटा कीमती होता है। अगर हमला करने वाली सेना की गति धीमी हो तो रक्षा तैयार करने, टोही करने और सहयोगियों से समर्थन मांगने के लिए ज्यादा समय मिलता है। इसी वजह से विश्लेषक अक्सर डिटरेंस की अवधारणा का उल्लेख करते हैं। डिटरेंस का मतलब ये नहीं है कि युद्ध निश्चित ही होगा। असल में इसका उद्देश्य इसके विपरीत है। संदेश है कि आक्रामक कदम की लागत और जोखिम इतने बढ़ा दिए जाएं कि कोई आजमाने की कोशिश न करे। बाल्टिक देश इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का एक और कारण है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में नाटो के सबसे छोटे सदस्य देशों में शामिल है, इसलिए उनकी सुरक्षा गठबंधन की सामूहिक रक्षा पर निर्भर है। नाटो के अनुसार एक देश पर खतरे की स्थिति में बाकी सदस्य देशों को मदद करनी चाहिए। उस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले उस देश की रक्षा टिकाऊ बनानी होगी जिस पर असर पड़ेगा। इसी वजह से नई किलेबंदी महत्वपूर्ण है। रक्षा व्यवस्थाओं के निर्माण के साथ नाटो भी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है और रोटेशन जारी है। सदस्य देशों से सैनिक तैनात किए जा रहे हैं और गठबंधन की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी अतिरिक्त बल भेजा जा सके। पिछले कुछ वर्षों में बाल्टिक देशों का सैन्य खर्च भी बढ़ गया है। हवाई रक्षा, निगरानी प्रणालियों, खुफिया जानकारी जुटाने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है। बाल्टिक राज्यों की नई रक्षा केवल दुश्मन को शारीरिक रूप से रोकने के बारे में नहीं है। इसमें ग्राउंड सेंसर, निगरानी प्रणालियों,
निगरानी टावरों और टोही ड्रोन का उपयोग भी शामिल है, जो सैन्य कमांड सेंटरों को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करते हैं। आधुनिक युद्ध क्षेत्र में जो देश दुश्मन को पहले देखता है, उसे आमतौर पर बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए बाल्टिक डिफेंस लाइन को सिर्फ कंक्रीट बाधाओं की साधारण श्रृंखला नहीं मानना चाहिए। ये एक एकीकृत रक्षा नेटवर्क है, जिसमें इंजीनियरिंग, इंटेलिजेंस और तेज सैन्य प्रतिक्रिया शामिल हैं। ये स्पष्ट है कि ये अस्थायी परियोजना नहीं है। नाटो लंबे समय से बाल्टिक रीजन की कमजोरियों का अध्ययन कर रहा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की रणनीतिक गहराई यूरोप के बड़े देशों की तुलना में सीमित है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई बड़ी संकट आती है तो पीछे हटने के लिए बहुत कम जगह है। इसी वजह से उनकी रक्षा रणनीति का ध्यान रोकथाम, धीमा करने और सहयोगियों के साथ तेज समन्वय पर केंद्रित है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों ड्रैगन के दांत जैसे एंटी टैंक बैरियर फिर से लोकप्रिय हो गए हैं। कई वर्षों तक कुछ विश्लेषक मानते थे कि इस तरह की रक्षा प्रणाली अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि प्रिसीजन मिसाइल, ड्रोन और आधुनिक वायु शक्ति का विकास हुआ है। लेकिन यूक्रेन में युद्ध ने दिखा दिया है कि टैंक, बख्तर वाहन और बड़े पैमाने पर मशीनी हमला अभी भी जमीनी ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंक्रीट बाधाएं, एंटी टैंक, खाई, बारूदी सुरंग क्षेत्र और सटीक हथियार एक साथ हों तो हमलावर सेना के लिए रक्षा भेदना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेटो के लिए सिर्फ बाधाएं ही काफी नहीं हैं। मई 2026 के आखिरी हिस्से में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि गठबंधन एस्टोनिया और लातविया की रक्षा के लिए एक और कॉर्प्स स्तर की कमांड संरचना जोड़ेगा। जर्मनी और नीदरलैंड्स के संयुक्त बयानों के अनुसार म्यूस्टर में स्थित पहला जर्मन नीदरलैंड्स कोर्स क्षेत्र में नाटो बलों के समन्वय में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य गठबंधन की क्षमता बढ़ाना है, ताकि आपातकाल में जल्दी सैनिक भेजे और संगठित किए जा सकें। रॉयटर्स से बात करने वाले एक अधिकारी के मुताबिक इसका मकसद नेटो के पूर्वी हिस्से में मास और स्पीड लाना है। यह समझना जरूरी है कि कॉर्प्स मुख्यालय सिर्फ अतिरिक्त सैनिक नहीं है। इसकी असली अहमियत इसकी योजना बनाने, समन्वय करने और नाटो के विभिन्न सदस्य देशों की बड़ी सैन्य टुकड़ियों का प्रबंधन करने की क्षमता में है। संकट के समय सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं, उन्हें सही समय और जगह पर तेजी से तैनात करना भी जरूरी है। इसी वजह से कई रक्षा विश्लेषक इस नए कदम को यूरोप की रक्षा में एक बड़े बदलाव के हिस्से के रूप में देखते हैं, जो 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद आया है। नाटो की तैयारियां तेज होने के साथ ही रूस और बाल्टिक देशों में आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं। मई 2026 में रूस के कुछ अधिकारियों ने बयान जारी किया कि यूक्रेन लातविया की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ ड्रोन अभियानों के लिए कर रहा है। लातविया ने आरोपों को सख्ती से खारिज कर बेबुनियाद बताया। संयुक्त राष्ट्र में लातविया के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि यह आरोप केवल गलत जानकारी है। इस बिंदु पर यह महत्वपूर्ण है कि हम बयानबाजी को वास्तविकता से अलग करें। दोनों पक्षों से कई तीखे बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन पर उठाए जा रहे ठोस कदमों को देखा जाए। और आज बाल्टिक क्षेत्र में जो दिख रहा है वो स्पष्ट है। और भी ज्यादा किलेबंदी, और भी ज्यादा निगरानी प्रणाली, और भी ज्यादा सैन्य अभ्यास, नेटो के भीतर और भी करीबी समन्वय। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई युद्ध निकट है, लेकिन यह दिखाता है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य में कितना बड़ा बदलाव आया है। लातविया में ये ड्रोन घटनाएं एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई हैं। लगातार ड्रोन घुसपैठ और मई में एक घटना जिसमें तेल भंडारण सुविधा प्रभावित हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री एविका सलीना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि रक्षा मंत्री आंद्रे स्प्रुट्स पहले ही पद छोड़ चुके थे। ये मुद्दा देश की नई तरह की खतरों के खिलाफ तैयारियों को लेकर व्यापक बहस का प्रतीक बन गया है। लिथुआनिया ने नाटो में शामिल होने के बाद अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चेतावनियों में से एक अनुभव की। मई 2026 में अधिकारियों ने आपातकालीन चेतावनी जारी की, जब एक ड्रोन देश की हवाई सीमा में घुस आया। रिपोर्टों के अनुसार कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों को अस्थायी रूप से अधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जबकि विल्नियस के निवासियों को एहतियात के तौर पर शरण लेने की सलाह दी गई। बाल्टिक क्षेत्र के नागरिकों के लिए ये घटनाएं याद दिलाती हैं
कि यूक्रेन युद्ध का असर उनकी सीमाओं के कितने पास है। लेकिन एक और घटना है जिस पर सुरक्षा विश्लेषक ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। मई 2026 में व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे रूसी राष्ट्रपति को विदेशों में कानूनी कार्रवाई झेल रहे रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के उपयोग की अनुमति मिली। कानून के आधिकारिक पाठ के अनुसार सैन्य बल के उपयोग का निर्णय रूस के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ध्यान दें कि इस कानून की व्याख्या अलग अलग पक्षों द्वारा भिन्न है। मॉस्को का कहना है कि इसका मकसद रूसी नागरिकों की उन देशों में रक्षा करना है जहां उन्हें अन्यायपूर्ण उत्पीड़न झेलना पड़ता है। पूर्वी यूरोप के कुछ विश्लेषकों और अधिकारियों के अनुसार इससे चिंता है क्योंकि रूस इसे रूस के बाहर अधिक आक्रामक कार्रवाई के कानूनी आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि उन देशों में चिंता और भी बढ़ रही है जहां बड़ी रूसी भाषी आबादी है, जिसमें एस्टोनिया और लातविया भी शामिल है। बाल्टिक क्षेत्र में रक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद यूरोप के रणनीतिकारों के मन में एक सवाल बना हुआ है। अगर नाटो रूस तनाव बढ़ा तो क्या ये तैयारियां काफी होंगी? 2026 की शुरुआत में कुछ रक्षा विश्लेषकों और थिंक टैंक ने बाल्टिक क्षेत्र में किसी संकट की संभावित परिणति पर विभिन्न अध्ययन प्रकाशित किए। इनमें सिमुलेशन और वॉरगेम परिदृश्य शामिल हैं जो ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि एक व्यापक टकराव कितनी जल्दी बढ़ सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि ऐसे अध्ययन भविष्य का पूर्वानुमान नहीं होते। ये केवल विश्लेषण हैं जो विशेष मान्यताओं और काल्पनिक परिस्थितियों पर आधारित हैं। सीमा पर केवल ठोस बाधाएं ही नहीं जोड़ी जाती, सैन्य अभ्यास भी बढ़ रहे हैं। खुफिया जानकारी का आदान प्रदान बढ़ रहा है, तैनाती योजनाएं तेज की जा रही हैं और सदस्य देशों के बीच समन्वय शीत युद्ध के बाद के किसी भी समय की तुलना में कहीं अधिक निकट है। नाटो के अनुसार युद्ध रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ये यकीन दिलाना कि इसे आसानी से नहीं जीता जा सकता। यही कारण है कि गठबंधन की मौजूदगी पूर्वी यूरोप में लगातार मजबूत हो रही है। बहुराष्ट्रीय बैटल ग्रुप से लेकर नई कमांड संरचनाओं तक यह स्पष्ट है कि नाटो तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा है अगर कभी कोई आपात स्थिति आ जाए। इस बीच रूस की बात करें तो उसके सैन्य संसाधनों का बड़ा हिस्सा यूक्रेन में जारी युद्ध पर केंद्रित है। 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के 4 साल से भी अधिक समय बाद युद्ध अब भी मॉस्को की अर्थव्यवस्था, जनशक्ति और रणनीतिक योजना को प्रभावित कर रहा है। लेकिन कम होने का मतलब असंभव नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सरकारें सबसे अच्छे हालात के लिए तैयारी नहीं करती हैं, वे सबसे बुरी संभावित स्थिति के लिए तैयारी करते हैं।